न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। विशाल चौहान राजपूत और 2 अन्य संदिग्ध हिरासत। 11 साल में हुआ परिवर्तनकारी बदलाव। मोदी सरकार ने देश को नई दिशा दी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। विशाल चौहान राजपूत और 2 अन्य संदिग्ध हिरासत में। इंदौर के रघुवंशी दंपति मामले में अब पुलिस ने कई अहम जानकारियों का खुलासा किया है। डीसीपी क्राइम राजेश ने बताया कि राजा और सोनम रघुवंशी ने 11 मई को शादी की थी और 20 मई को वे छुट्टियां मनाने के लिए गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। शुरुआत में वे अपने परिजनों के लगातार संपर्क में रहे, लेकिन 23 मई को दंपति ने अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई। इसके बाद संपर्क टूट गया और परिवार ने इंदौर पुलिस से शिकायत की। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, जिसमें मामला गंभीर हो गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के डीजीपी शिलांग पुलिस के सीधे संपर्क थे। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से बरामद किया गया, जबकि एक अन्य संदिग्ध विशाल चौहान राजपूत को इंदौर और आसपास के इलाके से हिरासत में लिया गया। अब पुलिस 3 संदिग्धों को गोपनीय स्थान और पूछताछ कर रही है, जिसमें एक अन्य का नाम आनंद भी सामने आया है। अपडेट क्या है? देखिए, ये घटना 11 मई को शादी हुई थी और दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहाँ चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई, जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 103 सेक्शन 103, 309, 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलोंग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने के पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम को ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत, इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। चौथा कौन है सर इसमें? चौथा इसमें एक सस्पेक्ट आनंद करके नाम आया है, उसके भी तलाश जारी है। सोनम के किससे संबंध है सर? इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑलरेडी शिमला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अब उनके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएगा मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। भूमिका के बारे में कुछ शिलोंग पुलिस अभी कुछ भी शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे सिर्फ वो सस्पेक्ट शेयर किए कि इन लोगों को हमको लेना है। ये उनके द्वारा टेक्निकल एविडेंस है, इसके आधार पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया हो उनके आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस को बताया गया, जिसने इंदौर पुलिस में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर ने कोऑर्डिनेट करते हुए और एक ऑपरेशन
अभियान चलाया जाकर सभी जो तीनों सस्पेक्टेड थे उनको राउंड अप किया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सोनम के साथ काम करता था। ये अभी इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, पूरी तरीके से नए नाम है, ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम है और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया। सोनम ने कुछ बताया शिलोंग पुलिस को उसके जैसा कि मैंने बताया, चूंकि अभी गाजीपुर में शिलोंग पुलिस पहुंचने वाली, वहां पहुंची नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, तो अगर जैसा भी वो शेयर करेंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से बताया। बेकसूर है या इन्वॉल्व हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस क्या आते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी, उसके आधार पर शिलोंग पुलिस निर्णय लेगी। आरोपियों को कहाँ अभी फिलहाल डिस्क्रीट स्थान पर इनसे शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर ले जाएंगे? इनको शिलोंग ले जाएंगे? देखिए, एविडेंसेज अगर एविडेंसेज मिलते हैं, चूंकि आप 24 आवर से ज्यादा किसी को आप रख नहीं सकते हैं, तो अगर वो एविडेंसेज मिलते हैं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है, प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो भी लीगल एक्शन होगा प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11 साल में हुआ परिवर्तनकारी बदलाव। दिल्ली में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियों को आंकड़ों के जरिए सामने रखा। पुरी ने कहा, अगर हम पिछले 11 वर्षों के विकास कार्यों की बात करें तो आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर इन आंकड़ों की तुलना 1997 से अब तक के दौरान की जाए तो ये एक परिवर्तनकारी उपलब्धि के रूप में सामने आता है। उन्होंने सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बहुआयामी गरीबी से कम को बताया। पुरी के अनुसार विश्व बैंक के डाटा के मुताबिक पिछले 11 वर्षों में 279 मिलियन लोगों ने गरीबी से बाहर निकलने में सफलता पाई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी दर 24% से घटकर 5.3% पर आ गई है, जिसने उन्हें बहुत ही उल्लेखनीय बताया। हरदीप पुरी ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना हो गया है और अब ये $2 ट्रिलियन के आंकड़े पार कर चुकी है। If you look at the work done on the development front in the 11 years, the figures are totally mind-boggling. And those figures, if you compare with the previous period post in 1947, you could say that these are transformational figures. But the most staggering figure, I think, comes from the fact that people living under poverty, multidimensional or abject poverty, they have been reduced by 279 million according to the World Bank. So if you say 279 million, it's nearly 27 or 28 crore people. Also the poverty rate has come down from something like 24% to 5.3%, which is very, very remarkable. Now the size of the economy has doubled. It has gone from a $2 trillion economy to a $4.3 trillion economy. But what is noteworthy, and there are two features I think which are particularly noteworthy. One is that we are growing at a much faster rate than the countries we have overtaken and the countries we are competing with. For instance, UK and Japan, which we overtook to become the 5th and 4th largest economy, they're not growing at 6.5% rate, which we are growing. They're growing at around 2%. And Germany, which we have to compete with in terms of growth, that is also growing only at that 2-3%. Whereas we are growing at 6.5%. Last quarter was 7.4%. Now, a lot of economists will say to reach the Viksit Bharat status, we have to grow by 8%. Maybe we need to accelerate more. But you know what, people don't realize that if you keep growing at 6.5-7% over a period of time, every 5 years the economy doubles and so on. So I'm not too worried about that. I think we are the journey towards a Viksit Bharat. Some solid foundations are being laid, and in the remainder of the Modi 3.0, we'll be able to lay a firm foundation to being a Viksit Bharat by 2046. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने देश को नई दिशा दी। दिल्ली में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वे रक्षा हो, अंतरिक्ष रक्षा या अधिक क्षेत्र। मौर्य ने जोर देकर कहा कि ये पीएम मोदी की सरकार ही है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइकल और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसमें देश की सुरक्षा नीति में एक नया आत्मविश्वास आया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में अब वैश्विक निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो देश की आर्थिक ताकत और स्थिर नेतृत्व का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 11 साल केवल सत्ता में रहने वालों के नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की यात्रा है। 13 साल तो 1100 साल के बराबर।
जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ, गरीब का विकास हुआ, किसान का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हुआ और 27 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो बाहर निकले। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम विदेशों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे पहले, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। सामरिक दृष्टि से हम इतने शक्तिशाली हैं कि भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के जो सेना का मुख्यालय है उसको भी तहस नहस कर सकते हैं, उनके हवाई अड्डे भी तहस नहस कर सकते हैं, जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री उसको भी नाश कर सकते हैं। ये भारत की आज की ताकत है। ये नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का भारत ही है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसने एयर स्ट्राइक किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया और पूरे दुनिया में डंका भारत का बज रहा है। और चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी गरीब आदमी जब अमीर बनने लगे, अमीर और अमीर बनने लगे कि हम देश को ही नहीं दुनिया को भी रोजगार देने का रास्ता खोल सकें और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हों। स्टारलिंक जैसा जो इतना बड़ा प्लेटफार्म है अमेरिका से अगर भारत में आ रहा है, तो इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आज भारत कितनी ऊंचाई की ओर जा रहा है, कितना विकास की ओर जा रहा है। आज दुनिया में भारत से आगे केवल 3 ही देश बचे हैं। तीसरे नंबर पे जर्मनी बचा है, चीन बचा है और अमेरिका बचा है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो तीसरे कार्यकाल में बनेंगे, लेकिन पहली अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, सफल भारत, यह सब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। आप युवा पत्रकार हो, आप भी देखो। इस कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। सपा जो है वो समाजवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया है। हर समय बौखलाए रहते हैं, जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं, फर्जी पीडीए की बात करते हैं श्री अखिलेश यादव। अब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के वह ठेकेदार हैं और कहिए कि ऐसी कंपनी को चेयरमैन है। और श्री राहुल गांधी जी तो उनको अनाप शनाप जैसे उनको कोई एक विशेष रोग हो गया हो, वो हर समय पाकिस्तान का गाना गाते हैं। भारत की सफलता का गाना गाने में या भारत की सफलता पर कुछ बोलने में उनको शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान के जय जयकार करने में उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का इसकी जगह कोई नए दल विपक्ष में भविष्य में पैदा होंगे, लेकिन इनका कोई अस्तित्व भविष्य मुझे नजर नहीं आता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेघालय सुरक्षित है, अफवाहों से बचे, बोले उप मुख्यमंत्री प्रोटेन तिनसोंग। राजा रघुवंशी की मौत और सोनम रघुवंशी के लापता होने के बहुचर्चित मामलों में मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रोटेन ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण किया है, जिससे गिरफ्तारी की कुल संख्या 5 हो गई है। तिनसोंगे ने बताया कि सोनम को शिलांग लाने की प्रक्रिया जारी है ताकि आगे की जांच हो सके। उन्होंने देश भर में फैली अफवाहें और बेबुनियादियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इन दिन कुछ लोग मेघालय और यहाँ की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो उन्हें अपने आप बयान वापस लेने पड़ेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि मेघालय एक सुरक्षित राज्य है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी तत्वों को जानना जरूरी है। उन्होंने राज्य पुलिस की सराहना करते हुए कहा, हमारे पुलिस बल ने असाधारण काम किया है। मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस तक किसी ने भी ठीक से नींद नहीं ली ताकि हम जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझा सके। person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Khushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station. And this afternoon, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the
4 people who've been arrested, plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 teams had gone on the 8th, that is Sunday. The raid was conducted yesterday, along with UP police and Madhya Pradesh police. The 3rd team is on its way to UP to actually cause arrest of Sonam Raghuvanshi. So the arrest, first arrest was of Anand and rather than his accomplice and not this girl, Sonam Raghuvanshi. Okay, let me take the question. Yeah. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock, night time. Then in due course of time, again the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Same. That is the last one, and in between of that again the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. What was the difficulty in arresting them here? Come again? What was the difficulty in arresting the accused here? Well, I think you understand the challenges that we have. Sir, I'll just take Yeah, this up. then, yeah. These people committed the crime on the 23rd and had left this place on 23rd. We, that time we didn't know whether it was murder. We were looking for them, looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started. So, did they travel by flight or train or? See, those nitty-gritties of the investigation will once the accused come here and all that, then we will be able to. I think, see, this kind of question, please, I would like to request all of you. As I said, I think the real issue here is to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed, and now the second phase is just started. And please be patient, wait with us, and I'm very sure all the truth will come out in course of the investigation. At this juncture, we can say that when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. You know, after doing a lot of homework out here, they went there, and with the help of our counterparts, we arrested them. It's not that, you know, we just took a shot in the sky. It was a lot of substantial evidence, a lot of ground spade work was done. Sir, can you shed more light on this? Raj Kushwaha is the boyfriend here who is Sonam. An extramarital affair was there, and also this was a pre-planned. Just if you can rule out or whatever. See, if we connect the dots, preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. Sir, if you can tell us the trail of the crime and whether those 3 people who were seen there, are these the same people who have been arrested? Who the local guide had mentioned that he saw 3 people with Raja. And also the trail of the crime, if you can share a bit. Sorry, the trail of the? Like how happened, what they happened. No, see, I'll not divulge exactly chronologically, exactly bit by bit. But what I can tell you, what Princess asked, is I can tell you now that those 3 people who had come up with them are the same people, yes. Sir, who involved your police, sir? Is it Sonam or like somebody else, sir? Because one Dhaba person was been involved in this and reportedly said that the Dhaba person had called the police. So who informed you? See, if you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced.
What does it indicate? So if we see, Sonam's family had been claiming that she is alive before she surfaced. So is there any possibility that she was already in touch with some of her family members and they were deliberately trying to mislead the entire investigation of the Meghalaya police? I will not delve into that because that would be speculation. What I'm going is just by the bare facts of the case. Who's involved out here? Where did she go? That will be just the bare fact. We'll go by the evidence of the case and go by the facts of the matter. Whether she was in touch with anybody, that will be when the investigation starts properly, when she's brought here. Sir, the alleged boyfriend is also with Sonam in Sora, sir? Sorry? The alleged boyfriend Raj is also with Sonam in Sora, or? No. So it must be alleged that Sonam had given the contract of the release. Is it true, sir? That is subject to investigation. But what I can see out here is that Sonam also is a prime accused out here. I already told you, 4 were arrested, and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP, okay? And then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. How much time might this formality take? Well, because see, now there are procedures from the court side, so that has been done. So we are waiting the order from the court, where we will be able to bring them back to Shillong. But sir, Sonam's family has actually blamed the Meghalaya government and also this. Well, I'm very sure they blame, yes, all these days they blame the government of Meghalaya, they blame people of Meghalaya. But now I think since we have already arrested the accused, which is more or less the one who committed the crime, I think everything will become clearer to them. And I'm very sure one day they have to also withdraw their statement against the Meghalaya. Sir, is the Meghalaya safe for the tourist? It is more than 100% we are safe. Lots of the social media posted and no, that's what I'm saying. Be it the social media, be it the well-established news houses. I think from now on they need to understand. Don't just jump to a conclusion without getting all the facts, without getting all the detailed information from the reliable source. They should not do that. Because see, it creates confusion. But I'm telling you, by their doing like this, I think it will also reflect their performance and it will reflect even their image themselves. So it's a record success. We can say in 7 days. It is. Our police force have done well. They have done well, and they hardly sleep. During these operations, I'm telling, they hardly sleep. And then CM, myself, and all my colleagues in the government, we hardly sleep, because see, we really wanted to know exactly what's happening. So we have done it, and I'm very sure with this breakthrough, everybody will be able to sleep well. So these arrests has been made by the joint operation? Yeah. So the rule says that whenever you enter other states, you need to also get the cooperation from our counterpart. So after getting all the details from our side, so our police team also from Meghalaya, they requested help them out for getting them arrested. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में कोविड से 16 वर्षीय लड़की की मौत। गुजरात में कोविड-19 से जुड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया, जहां 16 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई। GMERS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की RMO डॉक्टर किरण गोस्वामी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मरीज को 4 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जब उसने तेज बुखार और सांस लेने की तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दिए। डॉक्टर ने तत्काल उसका कोविड टेस्ट और रक्त परीक्षण कराया, जिसमें रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई। मरीज की हालत गंभीर होती गई और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसका ऑक्सीजन स्तर लगातार गिर रहा था। इलाज के दौरान ही मरीज को हेप्नोटाइज भी हो गया और सारी कोशिश के बावजूद उसकी मौत हो गई। एडमिट है, 2 पेशेंट हमारे 7th फ्लोर पे आइसोलेशन वार्ड बना है, उसमें 2 पेशेंट नॉर्मल O2 पे है और पेशेंट की कंडीशन बहुत ही अच्छी नॉर्मल है, और एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसकी 65 ईयर एज है। जी, लास्ट डे हमारे हॉस्पिटल में एक 16 साल की किशोरी थी,
वो एक्सपायर हो गई है और वो पेशेंट हमारी हॉस्पिटल में 4 तारीख को एडमिट हुआ था और हमारे डॉक्टर ने उसकी कोविड के सिम्टम्स थे, उसको फीवर था, हाई ग्रेड फीवर था और उसकी जांच करवाई, ब्लड रिपोर्ट करवाया, एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया, सारे रिपोर्ट और कोविड का रिपोर्ट भी करवाया। सारे रिपोर्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया था तो हमारे डॉक्टर ने उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन, डेक्सोना इंजेक्शन और खून पतला करने का लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और उसके जो ज़्यादा रिपोर्ट खराब आ रहे थे तो उसका टोसिलोजुलुम इंजेक्शन जो कॉस्टली आता है वो हमारी हॉस्पिटल की तरफ से परचेस करके पेशेंट को दिया गया और पेशेंट वेंटिलेटर पे था और उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा था तो टोसिलोजुलुम इंजेक्शन देने के बाद भी उसके पेशेंट वापस ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और पेशेंट कल एक्सपायर हो गया। पेशेंट 16 साल का किशोरी था और हमारे हॉस्पिटल में 4 तारीख को एडमिट हुआ और वो साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट था और इधर आया था तो हमारे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था और डॉक्टर द्वारा उसको टोसिलोजुलुम इंजेक्शन सारे कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। मेडिकल हिस्ट्री में उसको हेपेटाइटिस जो SBSG पॉजिटिव रिपोर्ट आया था वो भी हमारे यहाँ रिपोर्ट करवाया तब उसका पॉजिटिव आया तो मेडिकल उसके साथ हेपेटाइटिस उसको था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार। दिल्ली में नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने राजधानी के शहरी विकास नीतियों को सराहना की। उन्होंने कहा, दिल्ली एक ऐतिहासिक और योजनाबद्ध शहर है जिसकी आबादी बेंगलोर से दुगनी है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है शहर नियोजन, अपशिष्ट प्रबंध और निर्माण उपनियम। शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद और चेन्नई का भी दौरा किया, लेकिन दिल्ली में आकर नई शहर नीतियों को समझना विशेष रूप से उपयोगी रहा। उन्होंने कहा, अगर कोई भी शहर योजनाबद्ध नहीं है तो वे ठीक नहीं रह सकता। दिल्ली के अधिकारियों ने आने वाले 25 से 30 वर्षों के लिए की गई शहरी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति दी। DCM ने बताया कि वे अनहो का अपशिष्ट प्रबंध साइट का दौरा भी करेंगे, जहां पर बायोगैस संयंत्र के जरिए कचरे को संसाधित किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि बेंगलुरु में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की योजना सफल नहीं हो सकी, जबकि दिल्ली ने इस दिशा में मॉडल स्थापित किया है। दिल्ली इज अ वेरी हिस्टोरिक सिटी and a very big city, planned city, lot of double the population of Bangalore. There are 3 important challenges here. One is the town planning. Urbanization is also more like Bangalore. And the waste, solid waste, and the bylaws of the construction bylaws. These 3 also we wanted to exchange our notes. Though I visited Hyderabad, Chennai and all, but it was very important to know about the Delhi new policies because if it is not a planned city, any city, it will not work because now we allow anyone can buy any vehicle and we can't widen the roads. The populations of the vehicle is more than the houses, you know about it. So I just had a brief meeting. They gave their presentation, what is the new law, what they are looking for 2041. Next 25 years, 30 years, what they are planning, they just explained to us. And how the waste is being collected and what they are planning, because I wanted to know about it. Even I have called for a new tenders in the Bangalore waste collections. So that is why I wanted just to know about their agenda. I think I'm visiting the Okla site also, where this waste has been dumped and whatever they are producing. In some cases, now they are starting for a biogas also, and now energy is there. But as far as Bangalore is concerned, we have failed in the energy. We had given 11 to 12 of them waste to energy, but it has failed. But now here also they have started with the biogas. Let me visit the site
Sir, PM completed 11 years and BJP did a press conference praising their policies and which government steps taken. How do you see this 11 years? I don't want to comment anything on the national level politics or other things. I am purely, I have come here to know things, learn things, improve things, the better, anything for good for Bangalore and Karnataka. Sir, as far as Bangalore is concerned, the state government is considering to shift the stadium where the stampede took place. How do you see this? BJP saying that it's being done intentionally to wipe out the memories? in charge of the city. I'm a minister, deputy CM of Bangalore. We don't. Already, my chief minister has reacted. Whatever decisions has been taken in the best interest of the state, we have done it, and we look forward. There are lessons to learn. I'll come out. We have a policies for the crowd also, future crowd also. We have to come out with an act. That is what we are also looking at. It is a lessons which we have to learn. They are politicalizing on the dead bodies. I'm sorry for them. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मौके पर। गुजरात उच्च न्यायालय को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरा मेल कोर्ट प्रशासन को भेजा गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। डीसीपी पुलिस कमिश्नर सनीफ हसन ने पुष्टि की है कि पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और जांच जारी है। कोर्ट परिसर में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की गाड़ी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये ईमेल किसने भेजा और कहां से भेजा गया। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु में मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सावधानी कोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक साल में उड़ीसा का पीएम मोदी का छठा दौरा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उड़ीसा के मंत्री सुरेश पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वी भारत से जुड़ाव की रेखांकित किया। भुवनेश्वर ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उड़ीसा सरकार जहां अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है, वहीं केंद्रीय सरकार के 11वें वर्ष से मेल खाता है। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को उड़ीसा दौरे पर आ रहे हैं और ये बीते 1 साल में उनका छठा दौरा होगा। सुरेश पुजारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने किसी राज्य का इससे अधिक बार दौरा किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें पूर्वी भारत और ओडिशा से खास लगाव है। उन्होंने केंद्र सरकार की वित्तीय और अन्य सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल ओडिशा को विशेष योगदान मिला है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि आगामी वर्ष में और अधिक सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य को समृद्धि और गौरव की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा। It's 11th year today itself. When Sri Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, we were placed 11th in the world so far as the size of the economy of a country is concerned. During the first tenure as well as the second tenure, both the tenure put together within a span of 10 years, we became the 5th largest economy of the world. From 11th position, we climbed up to the 5th position. And during the first year of the third term, from 5th position, we have pushed Germany behind, and now we are the 4th largest economy of the world. And hopefully by the end of next year, we will be pushing Japan also, and we will be securing the 3rd position so far as the size of economy of a country is concerned. So we have a mission to make India the largest economy of the world by 2047. Odisha government will be completing 1 year in office, which coincides simultaneously with the 11th year of the central government. The Prime Minister will be coming on 20th of this month, and this will be his 6th visit to Odisha within 1 year. I do not know whether he has visited more than 6 occasions to any state of India. So he loves India. He is deeply connected with the growth of Odisha and development of Odisha, and perhaps to translate our dream for a new Odisha, self-reliant Odisha, develop Odisha. The
Central government during last 1 year has contributed a lot and provided all type of assistances, including funding. And we, ye dil mange more, we will be expecting more in the next year to take Odisha to new height of prosperity and glory. Thank you. Sir, last question, sir. If you talk about in the last 1 year, what are the major achievements of BJP government in Odisha? Well, we had promised 21 problems to be addressed in the event of formation of a BJP government in Odisha. We have 21 promises. We have already completed and put into motion 11 promises. 800 rupees per quintal over and above the minimum support price for paddy. The day the government was sowing, we did it. We promised 50,000 for every mother of Odisha who are above 18. We have provided Subhadra Yojana to 1 crore 5 lakhs women in the state. We had promised to open all the 4 gates of Lord Jagannath. We did it the next day after taking over the government and taking oath. That next day we did it. So we have already fulfilled the promises, 11 promises after out of 21 promises, and rest promises will fulfill in the coming year. So achievement, I think remarkable achievement. No government in the past within a span of 1 year has achieved such developmental work in Odisha. We are providing land to the landless. And we assure you, by the end of the tenure, no one in Odisha will be a homesteadless person. We have made the leased land not transferable and heritable. Even we have made amendment in the law, as a result of which now a person having less than 4 decimil of land will be treated as landless person. We have provided land to the educational institution from primary school to the university, and 95% patta have already been issued. Earlier, less than 20% educational institution had pattas. Now 95 educational institutions have pattas of their own. The column 2 correction is already started operating everywhere. Now also the patta stands recorded in the name of the grandfather. We will ensure that the present generation will get their entry in the patta by the end of the tenure of this government. So remarkable achievements has been achieved, and hopefully with the support of the people, we will take Odisha to new height of prosperity and glory. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा, बोले डॉक्टर रतन सिंह। राज्य विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सफल कार्यकालों के बाद अब तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो गया है, जो देश के लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इन 11 वर्षों की यात्रा में भारत ने न सिर्फ नई दिशा पकड़ी है, बल्कि विकास की अद्भुत ऊंचाइयों को भी छुआ है। उन्होंने इसे केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक की उपलब्धि बताया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से हर क्षेत्र, चाहे वे आर्थिक सुधार, विकासशील योजना या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख हो, उसे एक नई ऊंचाई दी है। डॉक्टर रतन सिंह ने प्रधानमंत्री को 21वीं सदी का युग दृष्टा करार देते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। ये देश के लिए और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है, और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान की हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़
तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे जो पुल का लोकार्पण हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, चाहे और अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की जाल बिछाने का काम, हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज, ये अद्भुत कल्पना मोदी जी की है। और इस कल्पना के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं और खास तौर से बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, ट्रैवल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना उन्होंने बनाई है, तो वो उसका लाभ उन क्षेत्र को लोगों को अच्छे से मिल रहा है। 25 लाख से ज्यादा हमारे ऐसे आदिवासी भाई जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में नहीं आया था, इनके भी नाम को जोड़कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ मिले, ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके इसमें 25 लाख परिवारों को राहत देने का काम भी किया है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। मैं तो सिर्फ आज बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, कि ये कार्यकाल जो तीसरे टर्म का है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी शक्ति, जो कल्पना हमारी और आपकी और 130 करोड़ लोगों की है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड को से आगे बढ़ के यदि आज हम पहुंचे हैं, तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, वित्तीय प्रबंधन है। सर, बोध घाट परियोजना और महानदी इंद्रावती इंटरलिंकिंग की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रवास में थे और वहां माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उसका एक सार्थक परिणाम जो छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा करेगा और विकास के नए आयाम छूने में हम सफल होंगे। बड़ी योजना बोध घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना और उसके साथ साथ इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना, ये कल्पना कब से छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश में थे तब से कल्पना थी और बोध घाट तो का काम भी शुरू हो गया था। वहां पे टनल बन के तैयार है। वहां पे बोध घाट के नाम से बस जगदलपुर में कॉलोनी बन के तैयार हो गई, लोग वहां पे काम करना शुरू कर दिए थे। अब मुझे लगता है कि 3,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की योजना, ये इतनी बड़ी योजना है कि पूरा दंतेवाड़ा इसका लाभान्वित होगा, सुकमा होगा और उसके साथ ही साथ 3 जिलों को इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और विद्युत परियोजना भी इसके साथ हाइडल प्रोजेक्ट है, उसका भी लाभ 500 मेगावाट पावर जनरेशन के मिलेगा। मत्स्य पालन से लेकर इनडायरेक्ट डायरेक्ट लाखों लोगों को रोजगार के अवसर खुलेंगे और पूरा बस्तर आज जिस स्थिति में है वो तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने यदि इस परियोजना में आगे बढ़ने की बात कही है तो मैं समझता हूं कि इसका कागज पर क्रियान्वयन भी शीघ्र होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 साल का हिसाब सरकार को देना होगा, अखिलेश यादव बोले। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 9 साल के कार्यकाल को जोड़कर कहा कि सरकार को कुल 20 साल का हिसाब जनता के सामने देना होगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि इन वर्षों में सरकार ने जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हर
कीमती प्रगति कर पाए, रोजगार देने में कितने सफल हुए और निवेश को लेकर क्या उपलब्धियां है। साथ ही उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के बीच समन्वय की कमी को भी गंभीर चुनौती बताया। उनका मानना है कि जो योजनाएं चल रही है उसमें समन्वय की कमी साफ झलकती है, जिससे जनता को लाभ पहुंचाने में भी बाधा आ रही है। ये बयान राजनीतिक आलोचनाओं के रूप में यहाँ है, जो आगामी चुनावी माहौल के सियासी बहस को और तेज कर सकता है। बधाई देना चाहता हूं कांति सिंह जी को और हमारे सांसद एसपी सिंह जी को, जिनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीज़ों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है, छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11 और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूँ, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल कर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो। और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि IAS को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गाँव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या? आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेतीबाड़ी कहाँ पहुँच गई, किसान को क्या लाभ पहुँचा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियाँ या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, लोग भी इन खबरों को खबर मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें इस सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सर, यूपी में कार्यवाहक बीजेपी कब मिलेगा उत्तर प्रदेश? स्थायी सरकार जब होगी तब और 2027 के बाद आपको बहुत स्थायी DGP मिलेंगे। सर, आपने शिक्षा की बात की
पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही, उनके लिए भी पढ़ाई छोड़ना, आरटी के तहत एडमिशन भी नहीं मिल मैं रहा दोनों बच्चों लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि जहां समाज की सेवा कर रहे हैं वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ये परिवार लेकर के आया है, और दोनों लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, इसी तरह के लोग अगर और हों समाज में तो मैं समझता हूँ हमारा उत्तर प्रदेश बहुत प्रोग्रेसिव दिखाई देगा, बहुत पॉजिटिव सोच के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। जहाँ तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, ये सरकार रूढ़िवादी लोगों की है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी शिक्षित न हो पाए। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए देश की तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।